नमस्कार, स्वागत है आपका यूएस टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और मेरे साथ हैं दिल्ली स्टूडियो से मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार ने आज लगातार चौथे दिन नया रिकॉर्ड स्तर को छुआ है और निफ्टी निकल गया 18,850 के पार। 18,900 के आसपास पहुंचने की अब कोशिश है निफ्टी की। अगर बात करें तो सेंसेक्स भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। निफ्टी बैंक ने भी नया रिकॉर्ड आज बनाया है और अब इंडेक्स की नजर होगी 20,000 के आंकड़े पर। बाजार की अगर हम आज तेजी वाले शेयरों की बात करें तो आज हम आईटी स्टॉक्स में बहुत अच्छा खासा एक्शन देख रहे हैं, चाहे वो दिग्गज आईटी कंपनियां हो या फिर मिड कैप आईटी कंपनियां। ये आईटी शेयर चल क्यों रहे हैं, इस पर एक खास रिसर्च भी आपके लिए थोड़ी देर में हम लेकर आएंगे। इसके अलावा बता दें आपको कि हिंडाल्को, अल्ट्राटेक, इसके अलावा ग्रासिम, ये कुछ ऐसे शेयर हैं। सीमेंट स्टॉक्स में भी अच्छा खासा एक्शन आज दिख रहा है, लेकिन आज की आउट परफॉर्मर है क्लियरली आईटी स्टॉक्स। अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो बजाज ऑटो के नंबर थोड़े से वीक आए थे। नवंबर बिक्री आंकड़े पिछले साल के मुकाबले 9% बिक्री गिरी है और उसका असर यह है कि आज निफ्टी में सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर बजाज ऑटो है, करीब करीब 0.25% शेयर ये नीचे है। इसके अलावा यूपीएल, सिप्ला, एचयूएल, नेस्ले कुछ ऐसे शेयर हैं कंजम्पशन स्पेस में जहां पर आज कल की तेजी के बाद, ये आपको ध्यान रखना होगा, कल की तेजी के बाद आज थोड़े से प्रेशर के साथ कारोबार हो रहा है। हालांकि बाजार का पूरा जो मूड है तेजी के पक्ष में है, किसी भी कमजोरी के संकेत नहीं है। अगर हम ब्रॉडर मार्केट की भी बात करें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरह से बुल्स के फेवर में है। करीब करीब हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 3 बढ़ने वाले शेयर आपको दिखेंगे। अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें, चाहे वो बीएसयू को देख लीजिए या फिर एनएससी को अगर आप देख लीजिए तो। चलिए बाजार की चर्चा शुरू करते हैं। आपके सवाल तो हम लेंगे ही लेंगे और बाजार को लेकर भी ओपिनियन लेंगे कि इस रिकॉर्ड ऊंचाई पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। कौन से ऐसे शेयर हैं जो शायद तेजी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं और अब उनमें मौका बन सकता है। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान अविनाश गोरक्षकर, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज से। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 न्यूज़ स्वदेश पर। अविनाश जी, लगातार रिकॉर्ड हाइज बन रहे हैं और जब रिकॉर्ड हाइज बनते हैं तो फिर उसमें दुविधा बनती है स्टॉक्स को लेके कि मौके कहां पर बनेंगे। हालांकि आपसे एक राय आईटी पर भी लेंगे। आप देखिए, अच्छी तेजी आज के सत्र में हमें देखने को मिल रही है, अक्रॉस द बोर्ड बाइंग आ रही है। आप ये बताइए अविनाश जी कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि 20,000 का जो शिखर है निफ्टी का, वो हम इसी महीने में बना लेंगे, दिसंबर के महीने में ही, ये साल खत्म होते होते हम नई ऊंचाई पर ट्रेड करेंगे? गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए, पहली बात तो कल जो कमेंट्री फेड गवर्नर पॉवेल साहब की आई है, उन्होंने बहुत ही अच्छा संकेत दिया है कि आगे चल के इंटरेस्ट रेट्स में जो बढ़ोतरी होगी वो थोड़ी सी मॉडरेट होगी। तो ये बात मार्केट्स को बहुत पसंद आ गई है। कल आईटी शेयर्स में अगर हम नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, एप्पल की बात करें, मेटा की बात करें तो काफ़ी अच्छी चढ़त वहाँ पे देखने को मिली। तो ऑब्वियसली आज इंडियन मार्केट्स में भी आपने आईटी कंपनीज में एक अच्छा बाउंस देखने को मिला। रही बात 20,000 वेदर निफ्टी टच करता है यही महीने में, ये डिपेंड करेगा। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है जो गुजरात इलेक्शंस का है। आज पहला चरण है, मेरे ख्याल से थर्सडे को फाइनली डिसाइड होगा कि बीजेपी को कितने सीटें मिलती है। मेरे ख्याल से अगर 120 की सीटें के ऊपर मिलती है तो मार्केट इसको बहुत पॉजिटिवली लेगा। डेफिनेटली फिर और भी तेजी आपको देखने को मिलेगी। बट मुझे लग रहा है कि ऊपरी लेवल्स पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट भी कर सकते हैं, क्योंकि काफी छोटे समय से, जून से मार्केट अगर हम देखें तो बहुत ही तेजी से भागा है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ऊपरी लेवल्स पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन आ सकता है। बट रही बात अगर बीजेपी को 120 सीटों से कम आंकड़ा मिलता है या थोड़ा सा टक्कर की फाइट होती है, तो मेरे ख्याल से मार्केट्स में एक थोड़ा सा मुनाफा वसूली का सिनेरियो बिल्ड हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा इवेंट है, तो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की कंपनीज की कमेंट्री आई है, ग्रोथ नंबर्स आ गए हैं, प्लस यहाँ पे भी इन्फ्लेशन मॉडरेशन की बातें हो रही है, तो डेफिनेटली जनवरी, मिड जनवरी से हमको लग रहा है कि एक प्री बजट रैली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो शायद अभी आ गई है। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, इंडेक्स को लेके थोड़ा और कोई किसी को एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा स्टॉक्स में बनता है और स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लगता है काफी अच्छे मौके हैं। बट ये बात ध्यान में रखें कि जो इलेक्शन है वो मार्केट्स के ऊपर डेफिनेटली इन द नियर टर्म थोड़ा सा एक प्रभाव रख सकता है। अगर 120 सीटें के ऊपर आती है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा मुनाफा वसूली के लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए। हम्म।
तो इलेक्शंस इस पर अब बाजार की नजर रह सकती है और उस पर बाजार रिएक्ट भी करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो क्या रिजल्ट आएंगे इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और स्टॉक स्पेसिफिक अभी अप्रोच बनाए रखना ज्यादा बेहतर रणनीति इस वक्त बताई जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। और सवाल पूछने का तरीका लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो ही रहा है। सोशल मीडिया के जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ हमारा फोन लाइन नंबर उसके जरिए भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे साथ फोन लाइन के जरिए एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश से शिव मौजूद है इस वक्त। शिव नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मेरे पास आरवीएनएल और एनबीसीसी के शेयर हैं 1000। आरवीएनएल की परचेज है 35 रुपीज और एनबीसीसी की है 47 रुपीज। तो प्लीज सजेस्ट करें क्या करें, कर सकते हैं इसमें। और एनबीसीसी में आपको हल्का नुकसान 47 में खरीदा आपने, राइट? एनबीसीसी जी मैम, जी मैम। ठीक है। तो एनबीसीसी में तो आपको नुकसान हो रहा है हल्का, थोड़ा ऊपरी स्तर पर आपने यहाँ पर ले लिया, लेकिन आरवीएनएल में शानदार गेन हो रहा है, आपको काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है, उसके लिए कांग्रेचुलेशंस। तो दोनों स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं। सबसे पहले तो आरवीएनएल पर जानना चाहेंगे। अविनाश, आप ही सजेस्ट करिए आरवीएनएल पर क्या करें। काफी अच्छा गेन हो रहा है इस वक्त। इन्होंने इनकी जो एंट्री प्राइस है वो 35 रुपए के आसपास है, करीब 40,000 के मुनाफे में भी बैठे हैं। आरवीएनएल के लिए आगे के आउटलुक आपको कैसे दिख रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले काफी समय से अच्छी तेजी है, सरकार का भी फोकस पूरी तरह से बना हुआ है, बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं कंपनियों को और भी बड़े टेंडर्स आने की बात की जा रही है। तो इस स्टॉक में आपकी क्या राय बन रही है? होल्ड करके चलना चाहिए अभी भी? बिल्कुल, देखिए आरवीएनएल में हमको लग रहा है कि रेल इंफ्रा का जो थीम है वो मार्केट्स को बहुत पसंद आ रहा है और इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री की है। मेरी राय में देखिए ऑलमोस्ट 35 का 76-77 हो चुका है, तो यहाँ पे मुनाफा काफ़ी अच्छा हो रहा है। मेरे ख्याल से कम 25-30% थोड़ा सा मुनाफा बुक कर लीजिए और बैलेंस क्वांटिटी कम से कम अगले 6 से 12 महीने के लिए रखिए, क्योंकि बजट में होपफुली कोई बड़े अनाउंसमेंट्स रेलवे इंफ्रा को आते हैं तो इसमें और थोड़ी तेज़ी आ सकती है। लेकिन बाजार जिस लेवल पे है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुनाफा वसूली ये करते हैं तो इनकी एवरेज कॉस्ट भी कम होगी, इनकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बढ़ेगी। तो डेफिनेटली यहाँ पे आउटलुक तो पॉजिटिव है, बट थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें, यही राय रहेगी। ठीक है, तो ये राय आपको आरवीएनएल में दे दी गई है, कुछ प्रॉफिट अपना बुक कर लीजिए इस स्टॉक में। अगला सवाल एनबीसीसी पर था इनका और ये 47 के लेवल पर इन्होंने एंट्री की हुई थी। गौरव, आप सजेस्ट करिए एनबीसीसी के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? हम देख रहे हैं कि अपने हाईज छूने के बाद स्टॉक उसके बाद थोड़ा नीचे भी आया है, लेकिन अभी भी स्टॉक में बने रहना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बने रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर आप इसके डेली या वीकली चार्ट्स देखेंगे तो एक छोटे डबल बॉटम के इसमें आसार दिखे हैं और नेकलाइन के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे जो अगर वीकली क्लोज कल की भी अगर 4 के यहाँ पे आती है जो करंट भाव है, तो आपको एक और अच्छा ब्रेकआउट देखने मिल जाएगा। स्टॉक जो है फिर इनके जो लेवल्स हैं बाइंग प्राइस है उनको एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पे बने रहिए, फिलहाल दिक्कत। ठीक है, एनबीसीसी के शेयर में बने रहने की सलाह है। पुणे चलेंगे, वहां से सचिन जी को साथ में जोड़ेंगे। सचिन नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? सर मैं सचिन लेंगरे बात कर रहा हूँ। सर मुझे 2 स्टॉक्स का थोड़ा कंसर्न आ रहा है। एडब्ल्यूएल अडानी विल्मर का मैंने 150 स्टॉक्स लिए हुए हैं 700 के एवरेज से। ठीक है। और दूसरा है पूजा मेटेलिक्स, वो मैंने 58.50 से लिए हुए 500 स्टॉक्स। तो ये दोनों का थोड़ा राय लेना चाहता हूँ कि शुड आई एग्जिट और शुड आई होल्ड ऑन फॉर दिस। पूजा मेटलिक्स बताया आपने, राइट? क्या है, पूजा मेटेलिक्स का 500 लिया हुआ है 58.50 से और अडानी विल्मर का 150 है शॉर्ट टर्म के लिए 700 से लिए हुए। ठीक है, चलिए व्यू लेते हैं अविनाश जी। अडानी विल्मर बड़ी तेजी शेयर में हमने देखी थी और उसके बाद नीचे आके फिर से अब ये कंसोलिडेशन वाले फेज में दिख रहा है। हालांकि आज बड़ी तेजी है 4% के आसपास की शेयर में। आप क्या व्यू होगा सर आपका, अभी इसमें निवेशित रहें?
देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ जो पीरियड रहेगा कंपनी के लिए वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हो चुके हैं। एक तो पाम ऑयल के प्राइसेस, क्रूड के प्राइसेस अपने ऊपरी लेवल से काफ़ी घटे हैं। मेरे ख्याल से एफएमसीजी कंपनीज़ का जो सेकंड क्वार्टर था वो सारी कंपनीज़ के लिए खराब था। इनफैक्ट अडानी विल्मर के लिए भी मार्जिन्स प्रेशर में थे। लेकिन अगर हम सेकंड हाफ की बात करें तो मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी अपसाइड और अच्छे परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल रॉ मटेरियल खर्चा कम होता है, वॉल्यूम ग्रोथ अगर पिकअप होता है तो डेफिनेटली एफएमसीजी कंपनीज को सेकंड हाफ नॉर्मली एक अच्छा पीरियड माना जाता है। तो मेरे ख्याल से निवेशक को यहाँ पे कम से कम 6-8 महीने का व्यू रख के काम करना चाहिए। इनका शॉर्ट टर्म व्यू है, लेकिन फिर भी ये 6 to 8 मंथ अगर निवेशित रहते हैं तो नॉट ओनली इनकी कॉस्ट प्राइस बट उसके ऊपर इनको एक 10-15% का अपसाइड मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से निवेशित रहना ही ठीक रहेगा, यहाँ पे लॉस बुक ना करें। ठीक है, अडानी विल्मर को होल्ड करने की सलाह। लेकिन एक शेयर जो दूसरा बताया अविनाश जी ने, पूजा वेस्टर्न मेटलिक्स, हालांकि हमारे डेटाबेस में नहीं है, हम इसको कोशिश करेंगे कि दिखाएं इसके भी भाव, लेकिन 48 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और हमने देखा है कि अचानक से इसमें तेज़ी आती है कभी कभार। ज़्यादा डेटा इसके बारे में मौजूद नहीं है। अविनाश जी, आप कुछ गाइड कर पाएंगे इसको लेकर? देखिए अभिषेक, मैं ये स्टॉक ट्रैक तो नहीं करता हूँ, लेकिन जो भी स्टॉक मेटल सेक्टर में है, हमको लग रहा है कि निवेशक को पहले तो फ्रंटलाइन मेटल कंपनीज में निवेश करना चाहिए। और मेटल का सेक्टर का जो आउटलुक है वो कम से कम आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के लिए काफी चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि जब तक चाइना मेटल मार्केट में उतरती नहीं है तब तक कोई बड़ी तेजी आने की उम्मीद नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं इनको यही सुझाव दूंगा कि लिक्विड काउंटर्स और जो फ्रंटलाइन काउंटर्स है वही पे निवेश करिए। ऐसे छोटे मिड कैप काउंटर्स में तेजी आने के लिए काफी समय भी लगेगा और ये थोड़े से अननोन और इलिक्विड होने के कारण इनको बढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल। तो ये राय आपको दोनों ही शेयरों में आपके दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और महाराष्ट्र से हमारे साथ धीरज मौजूद हैं इस वक्त फोन लाइन के जरिए। धीरज जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। हेलो हेलो जी मैडम, मेरे पास जोमेटो के 200 शेयर है। धीरज जी हेलो सर, मेरे पास जोमेटो के 45 रुपये रेट से 200 शेयर है और पेटीएम के 452 से कितना हेलो हेलो जी पेटीएम किस लेवल पर लिया आपने? 452। पेटीएम के बारे में हमको जानना था कि होल्ड करना है राइट। ऑलराइट धीरज जी, पहले तो आप उन खुशनसीब लोगों में से है जिनको कि इन 2 स्टॉक में मुनाफा हो रहा है, क्योंकि अमूमन हम देखते नहीं है, जो भी सवाल हमें मिलते हैं दर्शकों के वो यही कहते हैं पेटीएम और जोमेटो को लेकर परेशानी है और कहते हैं उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। बट अच्छे लेवल पर एंट्री ली आपने, काफ़ी स्ट्रैटेजिकली आपने एंट्री लिया और उसका आपको क्लियरली मुनाफा भी हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है और आप सही समय पर रिव्यू भी कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आपको राय दिलवा देते हैं इस वक्त। गौरव क्या सजेस्ट करेंगे? जोमेटो में 200 शेयर्स 45 के भाव पर है, लकीली हल्का मुनाफा भी हो रहा है, बने रहना चाहिए स्टॉक में? मेरे हिसाब से यहाँ पे बने रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो एक फॉल हमको देखने मिला था उसके बाद में काफ़ी एक अच्छी रिकवरी आई है, बट अभी एक 2 महीने से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, थोड़ा कंसोलिडेशन आपको और देखने मिल सकता है। बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि यहाँ से एक अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। जो सबसे नीचे गिरा था उसके बाद में वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो थोड़ा एक्यूमुलेशन स्टॉक में आपको नजर आ रहा है। तो होल यहाँ से यहाँ पे आप फिलहाल बने रह सकते हैं। अगर इनका नजरिया एकदम इमीडिएट टर्म का है कि मैं 1-2 महीने का मेरा व्यू है, तो आपके जो स्टॉप लॉस होंगे वो 57 के होंगे और इसमें जो मोमेंटम चालू होगा वो आपको 75 के ऊपर होगा, थोड़ा रेंज में रहेगा। 75 जा सकता है, आप रिव्यू कर सकते हैं। उसके ऊपर ब्रेकआउट होता है काफ़ी अच्छी अपसाइड आपको 100 तक के लिए आपको देखने मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप जोमेटो में बने रह सकते हैं। ठीक है, तो जोमेटो में बने रह सकते हैं। गौरव, पेटीएम पर भी अपनी राय दीजिए, चार्ट्स पर कैसा लग रहा है आपको? आज 2% ऊपर है और इन्हें भी मुनाफा हो रहा है, तो मुनाफा लेकर निकल जाना चाहिए या फिर बने रहे? देखिए अभी थोड़ी देर पहले एक स्पाइक आया 2% और आज हम आपको बता दें कि आज कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, वहां पर भी कुछ घोषणाएं हो सकती है, तो उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। क्या अनुमान है ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, बट गौरव सजेस्ट करिए पेटीएम में भी।
देखिए ये सभी जो न्यू एज कंपनीज है इसके स्ट्रक्चर एकदम एक ही जैसे हैं, जहाँ पे आपको एक लिस्टिंग के बाद फॉल देखने मिली, एक टेम्पररी बाउंस बैक देखने मिला, फिर अपना प्रीवियस स्विंग लो थोड़ा। जोमेटो का भी इसी तरह से था। तो अगर मैं वही स्ट्रक्चर इसमें अगर एक्स्ट्रापोलेट करता हूँ तो प्राइमली आपको बने रहना चाहिए। जो इसके लोज थे 440 के आसपास के जो लोज थे वो आपको स्टॉप लॉसेस होंगे, और यहाँ पे एक बार क्लोजिंग अगर 515 के ऊपर आ जाती है तो फिर जो है यहाँ पे एक अच्छी अपसाइड देखने मिलेगी। तो काफ़ी सारे जो कंपनीज है वो यही स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं और वहाँ से एक अच्छी बाउंस बैक देखने मिली है। इनकी बाइंग प्राइस काफ़ी अच्छी है, तो मैं समझता हूँ कि इनको इसका पूरा भरपूर फायदा उठाना चाहिए। इनकेस अगर इनको फिर भी थोड़ा सा जिटरी फील हो तो आप पार्शियल क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लीजिए। अगर नीचे आएगा तो आप फिर से रिव्यू कर सकते हैं। तो मैंने एग्जिट का मौका नहीं मिला, ऐसा ना हो तो आप पार्शियल क्वांटिटी बुक कर लीजिए। 10% आपको मिल रहा है, आप एक बार थोड़ा सा बुक कर लीजिए, बाकी आप 440 के स्टॉप से होल्ड कीजिए। ठीक, मुनाफा वसूली आप कर सकते हैं, लेकिन 440 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप शेयर में बने रह सकते हैं। दिल्ली से रवि हमारे साथ हैं। रवि नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? सर मेरे पास ना टाटा टेलीकॉम के हैं सर, और ये 6400 के आसपास शेयर है मेरे पास, और ये मैंने लिए थे 192, लेकिन फिर मैंने इसका और परचेस करके एवरेज लेके आ गया था 173 पे। क्या भाव पे आपने लिए थे इसको? सर 173.62। 173। और अभी करंट में ये 101 रुपए के आसपास है। ठीक है, चलिए टाटा टेली पर व्यू लेते हैं। ये शेयर बहुत ही तेज़ रफ्तार से ऊपर गया था, 300 रुपये के आसपास पहुंच गया था। वहां से फिर इसमें हमने करेक्शन भी उसी स्पीड से देखा और अभी 101 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अविनाश जी, पहले तो आप राय के साथ यही बताइए कि लर्निंग क्या है टाटा टेली की जो जर्नी रही है, और निवेशकों को क्यों सतर्क रहना चाहिए इस तरह से इतनी तेज़ी से जो शेयर ऊपर जाते हैं? क्योंकि आप देखिए तेज़ी से शेयर ऊपर गया, आई थिंक कि करेक्शन पर भी खरीदा हो तो भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस शेयर में। मैं बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा कि देखिए क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स नॉर्मली क्राउड जब जहाँ पे पैसा लगाती है वहीं पे अपना निवेश करते हैं। बेसिकली ये शेयर निचले लेवल से काफी भाग चुका। उसके बाद 52 वीक हाई जब हुआ तभी रिटेल इन्वेस्टरों ने इस लेवल पे लिया, बाद में करेक्शन हुआ। फंडामेंटल्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि अभिषेक अभी भी कोई इंप्रूवमेंट नंबर्स में आया नहीं है। हालांकि देखिए टाटा ग्रुप कंपनी है तो लोगों का मानना है कि टाटा सुपर ऐप जो बना है यहाँ पे इनका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन मटीरियली अभी भी कोई नंबर्स में इंप्रूवमेंट आया नहीं है। इनका बिजनेस अभी ज्यादातर एमएसएमई और एसएमई सेक्टर्स को जुड़ा हुआ है। इनका जो मोबाइल लाइसेंस था वो तो अभी उन्होंने रद्द किया है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए कोई भी उछाल अगर इनको मिलता है तो इनको निकलने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए टाटा कंपनीज में बहुत पैसा बना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने ऐसी कंपनी खरीदी है जहां पे डेटा और फाइनेंशियल्स अभी भी कोई बड़ी मात्रा में आए नहीं है। तो मैं तो इनको यही कहूंगा कि जो भी कैपिटल है वो कोई दूसरे प्रॉमिसिंग सेक्टर में पैसा डाले, क्योंकि देखिए होप के ऊपर मार्केट जिंदा है। और कभी कभी हम ऐसे शेयर लेके हमारे डीपी में रखते हैं जो सालों साल रहते हैं पर रिटर्न कोई देते नहीं है। तो अभी इनका जो कॉस्ट है 173, मार्केट प्राइस करीबन 101 है। तो इतना बड़ा अपसाइड करने के लिए कितना समय लगेगा वो कहना भी मुश्किल है, क्योंकि इसमें फंडामेंटल्स अभी भी वीक है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि कोई भी उछाल में इनको निकल जाना चाहिए और फ्रेश एंट्री कोई अच्छे प्रॉमिसिंग स्टॉक में करे जहां पे ये लॉस को रिकवर करे। संजीव जी जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए। संजीव जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार जी, मेरे पास न्यूरिका है जी 100 शेयर 1015 जी। ओके, आपको तो काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है इसमें। चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। अविनाश जी, न्यूरेका के शेयर्स हैं इनके पास, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इनकी जो खरीदारी भी है वो थोड़े ऊपरी स्तर पर है। एक साल का अगर चार्ट आपको दिखाएं तो करीब 900 अंकों से ज़्यादा टूट चुका है ये शेयर। 70 अंक नीचे की करीब गिरावट देखने को मिली थी। और कुछ और भी डिटेल्स अगर बताएं तो हाल फिलहाल में प्रमोटर के हिस्सा बिक्री की भी खबर काफ़ी आई। उसके बाद हमने देखा कि शेयर में अपने ऑल टाइम लो पर भी स्तर यहाँ पर इस स्टॉक में देखने को मिला। फंडामेंटल लिहाज से कैसी लग रही है आपको अविनाश जी ये कंपनी, और इनके नुकसान की भरपाई हो सके इसके लिए कोई और भी अगर कंपनी आप इनको सजेस्ट कर पाए, उसमें इनकी मदद कर पाए तो?
नहीं, बिल्कुल देखिए, पहली बात तो न्यूरेका मेडिकल इक्विपमेंट वाली कंपनी है और मैं समझता हूँ कि पब्लिक इशू के बाद बहुत तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि इन्होंने जब इशू किया था तभी कोविड का समय था। कोविड का टाइम में इन्होंने काफ़ी अच्छा रेवेन्यू प्रॉफ़िट कमाया, लेकिन अभी कोविड निकल चुका है। अभी हमको नहीं लग रहा है कोई बड़ा ग्रोथ आएगा, और जिस प्राइस पे इन्होंने एंटर किया है पूजा, मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड अभी बहुत मुश्किल लग रहा है। ऑलमोस्ट ₹1000 की इनकी बाइंग प्राइस है, प्राइस 489 है, तो मैं इनको शिफ्ट करने की बात करूँगा। मुझे लग रहा है कि अगर इनका नज़रिया कम से कम 12-15 महीना है, तो फेडरल बैंक एक अच्छा विकल्प है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक अच्छा विकल्प है। यहाँ पे पैसा अगर ये डाल दे तो मुझे लग रहा है कि कम से कम पॉसिबिलिटी तो रहेगी कि इनका नुकसान जो है वो रिकवर कर सकेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा नुकसान है। तो अभी भी ये कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले क्वार्टर्स में अगर ग्रोथ थोड़ा न्यूरेका का और भी ढीला होता है, तो शेयर इस लेवल से भी नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है। तो फेडरल बैंक या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, मुझे लग रहा है कि आपको नेक्स्ट 6 टू 12 मंथ्स में कम से कम 20-25% का अपसाइड देने का पोटेंशियल रखते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा खासा अपसाइड मिलेगा। फेडरल बैंक में पैसे लगाने की सलाह है। दिल्ली से चंद्रकेश हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। चंद्रकेश नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार, मैं वीवाक शेयर के बारे में जानकारी लेना चाह रहा था। वीवाक, वाटेक वाबाग, राइट? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट वाली ये कंपनी है वाटेक वाबाग, और 300 शेयर हैं 337 रुपए के भाव पर। अविनाश जी, आपसे राय चाहेंगे वाटेक वाबाग को लेकर। 340 रुपए पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है, इनके खरीद भाव के आसपास ही है और 52 वीक हाइस के आसपास भी है। अब इस पर राय लेना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो शेयर है जहां पर कंपनी को लेके, सेक्टर को लेके जो बजट आता है, कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट्स होते हैं। हालांकि बजट अभी 2 महीने के आसपास दूर है। क्या आपकी रणनीति होगी? अभी निवेशित रहें, अभी और इनके ऊपर के लेवल्स मिलेंगे? अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए, ये जो सेक्टर में काम करते हैं, जैसे वाटर प्यूरिफिकेशन होता है, पॉल्यूशन रिलेटेड जो होता है, इसमें डेफिनेटली स्कोप काफ़ी बड़ा है। इनफैक्ट अभी सारी कंपनीज ईएसजी नॉर्म्स फॉलो कर रही है, तो इसमें जो पॉल्यूशन को रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं, वहाँ पे इनका बड़ा रोल होता है। सबसे बड़ी बात, इनका ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, करीबन 3.5-4 हज़ार करोड़ की ऑर्डर बुक है। ग्लोबली अभी इनका जो कोलैबोरेटर है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इनके एक्सपोर्ट्स भी अच्छा कर रहे हैं, प्लस काफ़ी बड़े निवेशक इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। तो मेरे ख्याल से अभी तो इनकी कॉस्ट प्राइस के आसपास ही शेयर चल रहा है। अगर इनका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है, तो अच्छी खासी कमाई होगी, क्योंकि वाटर प्यूरिफिकेशन और पोल्यूशन के स्पेस में बहुत गिनी चुनी कंपनियां हैं और इनको ऑर्डर बुक तो बहुत अच्छा है। तो और भी अनाउंसमेंट्स बजट में आते हैं, तो मुझे लग रहा है कि इसमें डेफिनेटली और एक अच्छा अपटेक आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज होल्ड ऑन, पर टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट करे। ठीक है, छोटी अवधि में एक दायरे में रह सकता है, लेकिन इसमें बने रहने की सलाह है आपको। इसमें आपका फिर से स्वागत है। बाजार नई ऊंचाइयों पर ट्रेड कर रहा है और हम देख रहे हैं कि आज की तेजी में आईटी स्टॉक्स का बहुत बड़ा योगदान है। टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, विप्रो, ये सारे के सारे स्टॉक्स इंडेक्स को आज संभालने काम कर रहे हैं और ऊपर ले जाने का काम भी कर रहे हैं। आईटी इंडेक्स करीब 2% ऊपर है और ये 7 महीने के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन आईटी शेयरों की तेजी जो आज हो रही है, उसके पीछे क्या वजह है, आगे के लिए क्या ट्रिगर बन रहे हैं, इस पर एक खास रिसर्च लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बहुत बड़ी तेजी आईटी में, इसके पीछे क्या है वजह और ये तेजी कितनी सस्टेनेबल लग रही है आपको? जी बिल्कुल, बहुत स्ट्रॉन्ग जो है मूवमेंट निफ्टी की आईटी इंडेक्स में देखने मिला। 2.5% ऊपर है, हाईएस्ट लेवल सिंस आपके May 5 के नंबर्स है। अब याद रखिए, जो कल ओवरनाइट जो है टेक हैवी इंडेक्स जो नस्दाक है वो भी 4% ऊपर था। और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो आईटी स्टॉक्स होते हैं वो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स होते हैं। और कल जो थे यूएस के फेड के जेरोम पावल ने, उन्होंने कहा कि आगे जाते जो रेट हाइक्स है उसमें एक स्लो डाउन देखने मिलेगा और दिसंबर का एक रेट हाइक अभी भी बाकी है। तो उसके कारण रिस्क ऑन सेंटिमेंट इंप्रूव हुआ, उसके कारण आप देख सकते हैं टेक इंडिसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड में एक अच्छी उछाल देखने मिली। और इवन जो आपकी बिटकॉइन है जो इसको रैली कर रही है, इसके कारण भी बिटकॉइन में भी रैली देखने मिल रहा है। और ओवरऑल अगर भारत के स्टॉक्स के आईटी स्टॉक्स के बारे में बात करें तो इस साल जो है 20 से लेकर 30% ईयर टू डेट बेसिस में करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। और जो वैल्यूएशंस आ रहे हैं आईटी कंपनीज की, वो अब प्री कोविड लेवल्स के जो हैं अभी टच कर चुके हैं। तो करेक्शंस हुआ है वैल्यूएशन में भी, तो इम्पॉर्टेंट लग रहा है। और बड़े बड़े दिग्गज बायर्स भी कह रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स जो है थोड़ी अट्रैक्टिव हो चुके हैं। आगे जाते हुए इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैनेजमेंट अभी भी ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि डिमांड ट्रेंड जो है अभी भी स्ट्रांग लगा हुआ है। क्लाइंट साइड से कोई बजट की कट्स नहीं अभी तक अनाउंस हुई है, हालांकि वो डिसीजंस जो है ऑफ कोर्स थोड़ी टाइम लेके ले रहे हैं। और उसके बाद 2 और प्रॉब्लम आईटी सेक्टर को आ रही थी, एक था सप्लाई साइड इशू और दूसरा था एट्रिशन। ये दोनों भी जो है थोड़ी कूल ऑफ कर रहे हैं। तो बहुत पॉजिटिव जो है जो मोमेंटम है आईटी स्टॉक्स में देखने मिल रहा है और बाइंग लेवल्स भी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, ये ट्रेडर्स का मानना है।
शुक्रिया शरद। तो जेरोम पावेल का जो स्टेटमेंट आया है ब्याज दरों को लेकर कि दरें बढ़ने की रफ्तार कम होगी, उसके चलते कल हमने नैस्डैक में बड़ी तेजी देखी और उसका इफेक्ट आ रहा है, रब ऑफ इफेक्ट जिसे कहते हैं, वो हमारे आईटी शेयरों पर आ रहा है और 7 महीने की ऊंचाई पर इंडेक्स अब जाकर ट्रेड कर रहा है। अविनाश जी, आपसे राय लेंगे। देखिए, आईटी स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों से हालांकि हमें देखने को मिल रहा था कि थोड़े संभलने की कोशिश कर तो रहे हैं, लेकिन उसके पुख्ता संकेत नहीं मिल पा रहे थे। अब ये संकेत भी आ गया। आज हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड बाइंग है, चाहे वो मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, हर तरफ खरीदारी देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है कि यहां से अगर किसी को बाई करना हो तो कौन से स्टॉक्स लीडरशिप लेंगे, कहां पर पैसे इन स्तर पर लगा सकते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं देखिए जो कल रैली यूएस मार्केट्स में हो गई, यहाँ पे एक कंफर्ट ऐसा था कि नैस्डैक ऊपर गया, सारे फिनटेक की कंपनियां बढ़ गई। तो मुझे लग रहा है कि देखिए जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज है इंडिया में, जैसे कि इन्फोसिस है, टीसीएस है, जो मिड कैप कंपनीज जैसे परसिस्टेंट है, मुझे लग रहा है कि वर्टिकल स्ट्रेंथ इनके काफ़ी स्ट्रांग है, डिजिटल का इनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक थोड़ा सा निवेश बन सकता है। जैसे शरद ने कहा कि ऊपरी लेवल से ये स्टॉक्स 30-40% गिरे हैं। सबसे पॉजिटिव बात आईटी कंपनीज की है कि ये बिल्कुल कर्जा मुक्त कंपनीज है, काफ़ी कैश इनके बैलेंस शीट्स पे है, इन्होंने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स और बायबैक से काफ़ी बेनिफिट किया है। तो मुझे लग रहा है कि जिनको अगले 12-15 महीने का व्यू लेना है, इस यहाँ पे ज़रूर एक थोड़ा सा निवेश बन सकता है, क्योंकि देखिए अभी तो शुरुआत है। मेरे ख्याल से एक आध क्वार्टर या 2 क्वार्टर्स थोड़ा सा पेन ज़रूर रहेगा। काफ़ी ले-ऑफ्स भी यहाँ इन कंपनीज में हुई है, स्पेशली यूएस कंपनीज में। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है FY24 विल बी अ मच बेटर ईयर। आगे आने वाले 1-2 क्वार्टर्स थोड़े से मिक्स्ड क्वार्टर्स हो सकते हैं। 24 के लिए होपफुली विजिबिलिटी अच्छी रहेगी और यहाँ पे अच्छा पैसा बन सकता है। बिल्कुल। तो अच्छा पैसा बन सकता है आईटी स्टॉक्स में, आप अभी भी यहाँ पर नजर रख सकते हैं और इन स्तरों पर भी निवेश के अच्छे मौके दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं कमोडिटी की ABCD का। और ये है हमारा खास सेगमेंट जिसमें कि हमेशा की तरह हम आपको बताते हैं कमोडिटी मार्केट से जुड़ी छोटी छोटी बारीकियों के बारे में। और आज का क्या टॉपिक है ये भी समझ लेते हैं। विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। विश्व मोहन, बताइए। देखिए, आज बात हम करने वाले एक ऐसे ट्रेडिंग इंडिकेटर के तौर पर जिससे काफ़ी एनालिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं और जहां भी वॉलीटिलिटी ज़्यादा होती है, उतार चढ़ाव और स्थिरता बाजार में ज़्यादा हो, वहां पर बॉलिंजर बैंड का इस्तेमाल करते हैं। जॉन बॉलिंजर ने इसे बनाया था। ये मार्केट के वॉलीटिलिटी को दिखाता है, चाहे वो स्टॉक हो या फिर कमोडिटी हो। आप बाजार की उतार चढ़ाव को समझ सकते हैं इस बैंड के जरिए। ये बहुत ही सिंपल है। स्टैंडर्ड डेविएशन के जरिए मूविंग एवरेज के ऊपर 2 बैंड बनाए जाते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, जिससे आप दिन के दौरान या जिस पीरियड के दौरान आप लगाते हैं उस बैंड को, तो उस बैंड के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि मूविंग एवरेज के ऊपर कितना वॉलेटाइल है और कितना नीचे की तरफ जा रहा है। अब उसे चार्ट के जरिए हम आपको समझाते हैं कि किस तरह से चार्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये सिंपल मूविंग एवरेज है। आमतौर पर हम बॉलिंजर बैंड में 20 दिन का मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज लेते हैं, यानी 20 दिन का क्लोजिंग प्राइस का जो एवरेज भाव है वो सिंपल मूविंग एवरेज हो गया। ये ऊपर का बैंड है। इससे ये माना जाता है कि ऊपर के बैंड पे अगर प्राइस गया तो यहाँ पर ओवरबॉट जोन में हो गया है, तो यहाँ पर आपको निकल जाने की सलाह दे रही है या बेचने की सलाह दी जा रही है। वही नीचे की तरफ यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन है। जिस तरह से RSI के साथ अगर इसको मिलाकर अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी बेहतर आपको रिजल्ट देगा और काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट देगा। तो यहाँ पर ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का आप जोन यहाँ पर जान सकते हैं और साथ ही आप ट्रेंड के साथ यहाँ पर चल सकते हैं। इसके लिए आमतौर पर ट्रेडर्स इस बॉलिंजर बैंड्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका कैलकुलेशन भी बहुत ही आसान है। कैलकुलेशन आप तो चार्ट के ऊपर में आपको बने बनाए सारे मिल जाएंगे, लेकिन इसके अलावा भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल कर इसका सिंपल मूविंग एवरेज के प्लस माइनस करके आप इसका दोनों बैंड का दायरा निकाल सकते हैं और अपने ट्रेडिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो बॉलिंजर बैंड इसके बारे में अभी आपको विश्व मोहन बता रहे थे और किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है ये भी हम आपके सामने रख रहे थे। चलिए अब वापस से लौटते हैं इक्विटी मार्केट की तरफ और हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन के जरिए। नागपुर से दिलीप हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त। दिलीप जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मैम गुड मॉर्निंग। मैंने HUL के 100 शेयर्स लिए थे 2507 के रेट पे, तो इसमें क्या किया जाना चाहिए? ठीक है,
ऑलराइट, गौरव आप सजेस्ट करिए। एफएमसीजी स्टॉक्स में तो हमने देखा रिकॉर्ड लेवल इंडेक्स में देखने को मिला और एचयूएल में भी काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली। पिछले एक हफ्ते का ही अगर ट्रेंड देखें तो करीब करीब 128 अंकों की तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिली और इनकी भी एंट्री लेवल जो था अच्छे लेवल पे लिया और उसका फ़ायदा भी इनको मिल रहा है। करीब करीब 15,000 से ज़्यादा का मुनाफा इनको हो रहा है। एचयूएल के लिए अब आगे के लिए चाल कैसी देख रहे हैं आप? बने रहना चाहिए स्टॉक में? देखिए, एज अ डिस्क्लेमर हमने अपने क्लाइंट्स को भी सलाह दी थी। यहाँ पे एक टेक्निकल कॉल था, उसके हमारे टारगेट्स एक बार आ चुके हैं। हमने 8% की अपसाइड दी थी, वो एक बार आ चुका है। यहाँ पे जो है एक 2725 2740 एक हार्डल है, उसके ऊपर क्लोजिंग अगर आता है तो ये फ्रेश लाइफ टाइम हाई बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बने रहना चाहिए, यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है। और पोर्शंस भी यहाँ पे बन रही है, ओआई एडिशंस भी आपको यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। ओवरऑल एफएमसी स्पेस इंडेक्स एज अ होल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगा। मुझे लगता है कि जो आउटफॉर्म्स यहाँ पे थोड़ी नज़ारत थी कुछ समय के लिए, वापस वो आ सकती है और एक अच्छी अपसाइड आपको हिंदुस्तान लीवर में यहाँ से देखने मिल सकती है। ठीक है, एचयूएल में निवेशित रहने की सलाह है। राहुल जुड़ गए हमारे साथ चंडीगढ़ से। राहुल नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? गुड मॉर्निंग सर। जी सर, मेरे पास मेजबान डॉक के 2000 शेयर्स हैं 700 के प्राइस पे, तो मुझे इसका लॉन्ग टर्म व्यू जानना था। पर 2000 शेयर, पहले तो राहुल आपको बहुत बधाई। 4.5 लाख रुपए का मुनाफा आपको एक शेयर से हो रहा है। तो आप सिटी ब्यूटीफुल के रहने वाले हैं और ये ब्यूटीफुल आपको प्रॉफिट भी हो रहा है मझगांव डॉक में। अविनाश जी, मझगांव डॉक रिकॉर्ड हाइस पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है और डिफेंस शेयरों में हम देख रहे हैं कि लगातार एक्शन बना हुआ है, सरकार का भी पुश है और सभी के सभी शेयर चल रहे हैं। मझगांव डॉक में अभी आप बने रहने की सलाह देंगे या फिर चूंकि इतना बड़ा मुनाफा हो रहा है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए? इनफैक्ट अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए इनका मुनाफा काफी सिग्निफिकेंट है, अच्छे प्राइस पे इन्होंने एंट्री की है और 2000 शेयर है, तो डेफिनेटली थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। क्योंकि हमारा मानना है कि देखिए आप प्रॉफिट बुक करोगे तो ही आपकी एवरेज कॉस्ट यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ेगी। और बहुत लोग, मैंने सुना है कि प्रॉफिट बुक करने के बाद जो बैलेंस क्वांटिटी बचती है वो बिल्कुल मुफ्त शेयर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे इनका बेस्ट पार्ट है कि प्राइस भी इन्होंने अच्छा किया है, प्लस इनके पास बड़ी क्वांटिटी है। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है कि आने वाले बजट में भी हो सकता है कि कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स डिफेंस को लेके आए, तो लॉन्गर टर्म में तो डेफिनेटली और भी अपसाइड पॉसिबल है। लेकिन थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करे। ये स्टॉक में कम से कम 1.5-2 साल की नजरिया अगर इनका है तो और भी ऊपरी लेवल्स इनको मिल सकते हैं। तो कंटिन्यू टू होल्ड और थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले। ठीक है, तो थोड़ा प्रॉफिट कर लीजिए और बने रह सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं स्टॉक में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और व्हाट्सएप के जरिए हमें सवाल आया है पुणे से लक्ष्मण जी का। सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर सवाल है इनका। 60 शेयर्स 1150 के लेवल्स पर इन्होंने लिए हुए और यहाँ पर भी देखिए हम काफ़ी शानदार मुनाफा इनको हो रहा है सुप्रीम इंडस्ट्रीज के स्टॉक में। स्टॉक इस वक्त अपने हाइस के आसपास कारोबार कर रहा है और आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं करीब करीब 78,000 का मुनाफा इनको इस स्टॉक में हो रहा है। तो शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है। गौरव, क्या सजेस्ट करेंगे सुप्रीम इंडस्ट्रीज में? आप चार्ट्स में क्या और मजबूती दिखाई दे रही है क्योंकि इस वक्त अपने हाइस के आसपास कारोबार कर रहा है? बने रहना चाहिए और क्या मुनाफा? देखिए, बिल्कुल आपने सही, बहुत कम लोग होते हैं जो प्रॉफिट्स को इतने अच्छे से राइड कर सकते हैं। तो पहले तो बहुत बधाई इतने अच्छे राइड के लिए। यहाँ पे मेरी राय हुई, जैसे अभी अविनाश जी भी चर्चा कर रहे थे कि अगर आप जब तक थोड़ा सा बुक नहीं करेंगे आपके कॉस्ट में उसका इम्पैक्ट नहीं देखने मिलेगा। तो मेरे हिसाब से डबल हो चुका है स्टॉक, तो थोड़ा प्रॉफिट बुक यहाँ पे करना चाहिए। यहाँ पे भी स्ट्रक्चर खराब नहीं है। ओवरऑल अगर देखेंगे तो इसका थोड़ा हर्डल जो है वो 2650 के ऊपर 2650 के ऊपर क्लोजिंग अगर आती है तो फिर एक अच्छे ब्रेकआउट सबको देखने मिलेंगे। मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए यहाँ पे। अगर आपका नजरिया 2-3 साल का है तो बिल्कुल उसमें बने रहना चाहिए। थोड़ी क्वांटिटी आप यहाँ पे बुक कर लीजिए, मेरे हिसाब से वो एक सही रणनीति होगी। सुप्रीम इंडस्ट्रीज में बने रहने की सलाह है गौरव की तरफ से। रजत श्रीवास्तव हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। रजत नमस्कार। ठीक है, रजत से हमारा संपर्क टूट गया अभी, लेकिन इनका सवाल हमारे पास जरूर आ गया है। टाटा पावर के शेयर हैं 226 रुपए के भाव पर। अब गौरव आपसे ही इस पर राय लेंगे, जिस भाव पर इनकी खरीद है ना, इस भाव के ऊपर नीचे 10-15 रुपए एक बहुत ही टाइट और नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है पिछले अगर हम 3-4 महीने की बात करें तो। हालांकि 300 रुपए के आसपास तक गया था, उसके बाद 200 के भी नीचे के लेवल देखे, लेकिन उसके बाद कुछ खास एक्शन दिखा नहीं। चार्ट्स क्या संकेत दे रहे हैं? क्या कोई बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है या फिर अभी रेंज में ही रहेगा ये?
देखिए बड़े ब्रेकआउट तो उसके 255 के ऊपर के होंगे, 255 260 के लिए। लेकिन जैसे भी आपने कहा कि 200 के नीचे भी एक बार स्टॉक गया था, वो इसके लिए सबसे पॉजिटिव चीज़ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 6-8 महीने इसने कंसोलिडेशन दिखाया था, जहाँ पे इसके 200 210 के सपोर्ट्स थे, 250 60 के इसके हर्डल्स थे। उसके बाद क्या हुआ कि स्टॉक ने एक फॉल दिखाया टुवर्ड्स 190। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 190 का ही एग्जैक्ट लो बना के और स्टॉक जो ऊपर गया, तो काफ़ी ब्रेकडाउन्स लग रहे थे। तो एक फॉल्स ब्रेकडाउन देखने मिला, और फॉल्स पैटर्न्स जो होती हैं वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न होती है। तो जो मंदी की पैटर्न थी, 200 के नीचे ब्रेकडाउन था, वो एक फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ। तो वो मुझे यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका वो लग रहा है। यहाँ पे फिलहाल आप बने रहना चाहिए। 190 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए, जो आपका प्रीवियस है, जो भी बाइंग है उसके लिए, और 255-60 के लिए एक प्ले कीजिए। वहाँ पे ब्रेकआउट अगर आएगा तो 300 के लिए एक ईजी अप मूव देखने मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल बने रहना चाहिए। स्ट्रक्चर अच्छा है, जो ये इंडेक्स के अंदर है, चाहे पावर स्पेस पकड़ लीजिए, चाहे निफ्टी इंफ्रा पकड़ लीजिए, वहाँ पे मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छे अपसाइड आपको देखने मिलेंगे। तो सब कुछ इसके लिए पॉजिटिव ही है। हाँ, कंसोलिडेशन रहेगा, टाइम करेक्शन आपको देखने मिल सकता है, प्राइस करेक्शन मुझे यहाँ पे बड़ा लग नहीं रहा है। ऑलराइट, तो ये राइट टाटा पावर में आपको दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप के जरिए एक और सवाल आया है। पुरेंद्र कुमार जी का सवाल है, पीएनबी के शेयर्स हैं इनके पास, 1000 शेयर्स इन्होंने 49 के लेवल्स पर लिया हुआ है और इस वक्त देखिए इनकी खरीद के पास ही कारोबार कर रहा है, हल्के मुनाफे में है। अविनाश जी क्या सजेस्ट करेंगे पीएनबी में? हमने तो स्टॉक में 55 तक के भी लेवल देखे थे, सरकारी बैंकों में शानदार तेजी आई थी, बट पीएनबी देखिए पिछले कुछ दिनों में ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आया है। अभी फिलहाल ये मुनाफे में है, बट क्या सजेस्ट करेंगे आप? इस स्पेस में पीएनबी सही लग रहा है आपको बने रहने के लिए, या फिर कोई और स्टॉक इनको सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, मुझे लग रहा है कि पीएनबी एक ऐसा शेयर है सरकारी बैंक्स में जो दूसरे सरकारी बैंक्स के मुकाबले में बहुत ही कम चला है। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा देखें, कैनरा बैंक देखें, एसबीआई देखें, तो नंबर्स में भी अभी कोई बड़ा इंप्रूवमेंट आया नहीं है। लेकिन सिंस इन्होंने 1000 की क्वांटिटी ली है, अभी कॉस्ट प्राइस मोरलेस सेम है, तो ये कम से कम 2-3 क्वार्टर्स इसमें निवेशित रह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अच्छी बात हुई है कि इनकी जो सब्सिडरी है पीएनबी हाउसिंग, यहाँ पे अभी एक मैनेजमेंट चेंज हो चुका है। यहाँ के जो सीईओ थे वो पहले कैनफिन होम्स के हुआ करते थे, काफी एग्रेसिव है, और होपफुली ये अपना हाउसिंग फाइनेंस पोर्टफोलियो एग्रेसिवली बढ़ाना चाहते हैं। प्लस कोर बिजनेस तो अच्छी तरह से बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर नजरिया कम से कम 12-15 महीना है तो यहाँ पे होल्ड करिए। मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी डाउनसाइड आएगी, लेकिन बढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको समझना है कि ये स्लो मूवर स्टॉक है कंपेयर टू अदर पीएसयू बैंक्स। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए और कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। ठीक है, बड़ी तेजी ऑलरेडी पीएनबी में हो चुकी है, लेकिन यहाँ से तेजी के लिए थोड़ा सा आपको टाइम फ्रेम लंबा रखना होगा और इंतजार करना होगा। पीएनबी 52 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। रांची से सवाल आया है अंकुर रुशान जी का। अंकुर का सवाल है कैम्स को लेकर, यानी कि कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज को लेकर। 21 शेयर हैं 32 रुपए के भाव पर। गौरव, बिल्कुल ऊपरी लेवल पर कैम्स को खरीदा है। लिस्टिंग के बाद हालांकि शेयर बहुत तेजी से भगा था और 3000 रुपए के ऊपर निकल गया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा है या तो शेयर नीचे आया है या फिर थोड़े बहुत तेजी के बाद कंसोलिडेशन वाले फेज में रहा है। 23 रुपए के आसपास का भाव है, अभी नुकसान हो रहा है। इसके चार्ट्स कैसे लग रहे हैं और क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या कुछ तेजी होगी या फिर अभी दायरे में ही रहेगा? देखिए वीक तो है स्ट्रक्चर इसका। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड में ही था। अब ये जो है प्रीवियस हाई के नीचे ट्रेड कर रहा है, प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो रेंज बाउंड है। यहाँ पे मैं कहूँगा आपके जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 2030 का। 2030 के नीचे का जाएगा तो आप एग्जिट कीजिए और थोड़ा कंसोलिडेशन इसमें रहेगा। देखिए 2-3 महीने से इसमें कंसोलिडेशन चल रही है। मेजर पार्ट ऑफ 2022 ये एक रेंज में रहा है जहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हर्डल इसका 2700 का है और एक अच्छा सपोर्ट इसका जो है 2030 का है। तो वो कंटिन्यूशन रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे फिलहाल आप बने रहिए और स्टॉप लॉस का इसमें इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर होल्ड करने की राय आपको दी जा रही है स्टॉक में। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं और ये गुरुग्राम से हमें प्रवीण मलिक जी ने भेजा है और इनका सवाल है ग्रैन्युल्स इंडिया पर। 120 शेयर्स इन्होंने 320 के भाव पर लिया हुआ है। वैसे तो इनको हल्का मुनाफा हो रहा है स्टॉक में, लेकिन पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में लगातार एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनकी खरीद थोड़े पहले की लग रही है। इस वजह से इन्हें फिलहाल हल्का मुनाफा है, बट स्टॉक और अच्छा मुनाफा इनको हुआ भी होगा, लेकिन स्टॉक में जिस तरह से गिरावट आ रही है इनका नुकसान, इनका जो मुनाफा है उसमें भी कमी आई होगी ज़रूर। अविनाश जी क्या सजेस्ट करेंगे ग्रैन्युल्स इंडिया में आप?
देखिए, ग्रैन्यूल्स इंडिया की अगर हम बात करें तो इनका ज़्यादातर जो बिजनेस है वो एपीआई से आता है, और एपीआई में हमने देखा है पिछले 1-2 क्वार्टर से प्राइस इरोजन और मार्जिन प्रेशर देखने को मिला है, और उसी कारण से ग्रैन्यूल्स में भी एक थोड़ा-सा रुक का स्लो मूवमेंट देखने को मिला है। मेरे ख्याल से अगर इनका नज़रिया थोड़ा-सा लंबा रख सकते हैं, क्योंकि इनका यूएस मार्केट में भी काफ़ी बड़ा एक्सपोज़र है। तो अगर ये होपफुली नेक्स्ट 6 टू 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखते हैं तो ही होल्ड करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि दिसंबर का क्वार्टर या मार्च का क्वार्टर में ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखने लगा है। हालाँकि इनकी बाइंग प्राइस निचले लेवल की है। स्टॉक को तेज़ी तब आएगी जब कोई बड़ा ट्रिगर नज़र में आएगा, और वो FY 24 में होना चाहिए। तो तब तक मेरे ख्याल से होल्ड करें, उसके बाद ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इनको मिल सकता है। ठीक है, ग्रैन्यूल्स को लेकर ये व्यू, लेकिन आगे बढ़ेंगे अब। और अगला सवाल आया है करंट का आरसीएफ को लेकर। 200 शेयर इनके पास है 126 रुपए के भाव पर। अविनाश जी, आपसे ही राय चाहेंगे, आरसीएफ या बाकी के जो फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं, चंबल, मद्रास या फिर बाकी दूसरे भी, वहाँ पर हमने बहुत बड़ी तेज़ी देखी थी, और अभी खबर भी आई थी कि आरसीएफ जो है ओएफएस का एक दावेदार है, 5 से 10% के आसपास स्टेक सरकार बेच सकती है। एक बड़ी तेज़ी ऑलरेडी शेयर में हो चुकी है अगर हम 1 साल की बात करें तो, और इनके खरीद भाव से हालांकि शेयर थोड़ा सा भी नीचे है। आरसीएफ अभी आगे आपको कितना दम दिख रहा है, और निवेश बनाए रखें अभी? अविनाश जी। बिल्कुल अभिषेक, आरसीएफ में आपको निवेश बनाए रखना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि देखिए ये 10% का जो ओएफएस है, प्लस हाल ही में ऐसा भी न्यूज़ फ्लो आ रहा है कि मैनेजमेंट का जो बदलाव है, यहाँ पे कोई प्राइवेट सेक्टर सीईओ आने की अपेक्षा है। तो डेफिनेटली नंबर्स तो अच्छे आ ही गए हैं, प्लस बजट में होपफुली यूरिया को लेके कुछ अनाउंसमेंट्स आते हैं, तो यहाँ पे और तेजी बनेगी। हालांकि देखिए, आपने भी सही कहा कि निचले लेवल से ये स्टॉक थोड़ा भाग चुका है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे होल्ड करिए। नेक्स्ट ट्रिगर आपको डेटा और अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। होपफुली सेकंड हाफ इन कंपनीज के लिए पहले हाफ फर्स्ट हाफ के मुकाबले में काफी अच्छा होता है, तो कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। ऑलराइट, ठीक है। तो ये रहा है आरसीएफ में अभी भी फिलहाल होल्ड कर सकते हैं आप स्टॉक में। अगला सवाल अनूप कुमार जैन जी का है। बंधन बैंक 450 शेयर्स 234 के लेवल्स पर लिए हुए हैं, और इस वक्त इनकी जो खरीद भाव है उसके थोड़ा हल्का ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। गौरव, क्या सजेस्ट करना चाहिए? ये स्टॉक भी काफ़ी चला पिछले कुछ समय में, और क्योंकि क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है इनकी, इस वजह से जो मुनाफा है वो भी करीब 50,000 का हो रहा है इनको। बट मुनाफा लेकर निकल जाना चाहिए या फिर बने रहना चाहिए, और स्टॉप लॉस भी सुझाइए इन्हें। देखिए, हमने अपने क्लाइंट्स को तो डिस्क्लेमर इस पे सलाह दी थी बाय करने की, तकरीबन 220-25 के यहाँ पे हमने तो 240 के अराउंड प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो उतना अच्छा नहीं है। एक फॉलोइंग चैनल में ट्रेड कर था, फॉलोइंग चैनल का सपोर्ट था, तो एक टेक्निकल बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था, वो एक बार के लिए आ चुका है। यहाँ पे जो मुझे लग रहा है 250-245, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हडल है, यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने मिला था। तो अगर प्रॉफिट आ रहा है, मेरा ये मानना है कि यहाँ पे प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए। किसी को लग रहा है कि नहीं मुझे और होल्ड कर सकता हूँ मैं, तो आप यहाँ पे 230 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। बैंक में 210 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। राज का सवाल लेंगे, आरती ड्रग्स को लेके है। 40 शेयर हैं 727 के भाव पर। अविनाश जी, आपसे ही राय लेंगे। बहुत बड़ी तेजी देखी है इन सब शेयरों ने, लेकिन जो ऊपर के लेवल पर जिन्होंने लिया है वो थोड़े निराश होंगे। आप देखिए, 727 की बाइंग है, 450 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है शेयर। ये क्या आपका व्यू है इसमें, और सलाह क्या होगी, बने रहें या फिर निकल जाएं? नहीं, मेरे ख्याल से आरती ड्रग्स भी एक बहुत बड़ा एपीआई का प्लेयर है, और जैसे मैंने पहले एक सवाल में कहा कि एपीआई का बिजनेस कम से कम 1-2 क्वार्टर के लिए थोड़ा सा नरम रहेगा, क्योंकि प्राइसेस ग्लोबली कम हो चुके हैं। लेकिन जिस प्रकार का चाइना 1+ फैक्टर इंडिया के फेवर में चल रहा है, मेरे ख्याल से अगर नजरिया कम से कम साल भर का है तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए। शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड नहीं आएगी। ऑलरेडी मार्केट्स ने जो वर्स्ट परफॉर्मेंस है उसको प्राइस में डिस्कवर किया है। इससे नीचे तो स्टॉक नहीं जाएगा, लेकिन ऊपरी स्टॉक के लिए जाने के लिए जो ट्रिगर्स रखेंगे वो मेरे ख्याल से आपको FY 24 में देखने को मिलेगा। तो 6 से 8 महीने का अगर टाइम फ्रेम किसी की इन्वेस्टर के पास में तो ही होल्ड करे, उसके बाद ही आपको अच्छी कमाई इसमें मिल सकती है। तो फिलहाल तो होल्ड करने की राय रहेगी। राह है 6 से 8 महीने का आपको नजरिया रखना है आरती ड्रग्स के शेयर में। 450 रुपए के आसपास का भाव है। एक ज़माने में क्या बहुत तेज़ भागा था कोविड के दौरान, 900 रुपए के ऊपर इसका भाव निकला था। उसके बाद ये शेयर प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ। चलिए, शो को यहीं पर अब समाप्त करेंगे। अविनाश जी और गौरव जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के सटीक जवाब देने के लिए। फिलहाल मुझे और पूजा को दीजिए इजाज़त। एक छोटे से ब्रेक के बाद विश्लेषण लेकर आएंगे मुनाफे